हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से और अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इसलिए अपनी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज अपना मॉक टेस्ट नंबर 9 है। तो आपने 8 टेस्ट लगाए होंगे तो आपको इसमें कुछ अपने में इम्प्रूव नज़र आ रहा होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पर क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे डेली की क्लास में। ओके, चलिए दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, पढ़िए। पी तथा क्यू किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। आर तथा पी मिलकर उसे 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? देखो दोस्तों, इसने दिया है पी प्लस क्यू, दोनों मिलकर इसको 12 दिन में करते हैं, ये 12 डेज। और क्यू प्लस आर कितने दिन में करते हैं? तो ये करते हैं 20 दिन में। आर प्लस पी मतलब पी प्लस आर लिखो या आर प्लस पी लिखो, ये कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। अब यहां से अपने को क्या मानना होता है? इसका काम मानना होता है। टोटल क्या मानना होता है? 12, 20 और 15 का एलसीएम लेना होता है। करने को अपने ऐसे भी कर लेंगे 1/12 प्लस 1/15, पर इससे क्या है, लंबा हो जाता है। ठीक है, इसके लिए अपने क्या करते हैं, नीचे भी एलसीएम लेना होता है, इसलिए इनका एलसीएम पहले ही ले लेते हैं। तो 12, 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? जिसमें तीनों का भाग जाता है वो 60 आएगा। 12 5 60, 20 30 60 और 15 चौके 60। ओके, तो अपने मान लो एलसीएम ले लिए 60, इसका मतलब हुआ आपको काम कितना करना है? टोटल 60। तो आपका टोटल वर्क आ गया 60। ये दिन होते हैं, ये टोटल वर्क होता है, यहाँ पे आएगा एफिशिएंसी। तो 12 दिन में ये मान लो 60 लड्डू खा रहा है, तो एक दिन में कितने खाता होगा? आप बोलो सर 5 लड्डू पर डे खाता होगा, है ना। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अगर 20 दिन में ये 60 लड्डू खाता है तो एक दिन में कितने लड्डू खाता होगा? 20 या 60, मतलब 3 लड्डू इसको डेली खाने पड़ेंगे। ओके, ये 15 दिन में खाते हैं दोनों मिलकर 60 लड्डू, तो इसको 4 लड्डू दोनों खाते हैं, है ना। दोनों मिलकर कितने खाते हैं? 4। अब देखो ये तो आई है P प्लस क्यू दोनों 5 खाते हैं, Q प्लस आर दोनों 3 खाते हैं, R प्लस P दोनों 4 खाते हैं। लेकिन अपने को तो क्या पूछा है इसने? P प्लस क्यू प्लस आर, मतलब तीनों मिलकर। आप इस यहाँ से जोड़ो तो 2 बार P आएगा, देखो PP, 2 बार Q आएगा, 2 बार R आएगा। इसका मतलब ये बढ़ेगा 2 × P प्लस क्यू प्लस R। ओके, कितना? यहाँ से देखो एफिशिएंसी जोड़ो इनकी, 5 और 3 8, 8 और 4 12। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर ये आ गई, 2 का भाग देंगे इधर भाग में आएगा तो ये आ गई 6। इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी कितनी है? ये अपनी एफिशिएंसी निकाली है यहाँ से। तो P प्लस क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आ गई 6। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बोलो, तो तीनों का काम कितना हो गया? टोटल 60 काम है। ओके, तो 6 काम करते हैं ये एक दिन में, इसका मतलब हुआ 60 लड्डू खाने थे टोटल, और तीनों मिलकर 6 लड्डू खा पाते हैं एक दिन में। तो कितने दिन लग जाएंगे इनको? आपको लोग सर 10 दिन लग जाएंगे। क्या बात समझ में आएगा? बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाया है। तो P प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में खा जाएंगे? 10 दिन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एक पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है। देखो ये एक पहिया है, इसका व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये व्यास होता है सबसे लंबी, जो केंद्र से होकर जाती है रेखा, दोनों मतलब पूरी परिधि को मिलती है, तो ये व्यास होता है। व्यास ये भी होता है, लेकिन ये इसको जीवा बोलते हैं। तो सबसे लंबी जो जीवा होती है उसी को व्यास बोलते हैं, तो ये व्यास है 35 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 35/2। इसका मतलब आर की वैल्यू होगी 35/2, 35 सेंटीमीटर, 35/2 मतलब 17.5 हो जाएगी। ओके, अपने पॉइंटों में मत लिखो, ऐसे लिख लो। ये व्यास दिया था, आपने त्रिज्या निकाल ली। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में परिक्रमण की संख्या निकालो। देखो जैसे मान लो ये एक पहिया है, यहाँ से स्टार्ट किया इसने, यहाँ से आके यहाँ से एक चक्कर लगाया इसने, ठीक है ना। इसका ये केंद्र मान लो, एक चक्कर, दूसरा चक्कर इसी पर, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, इस प्रकार इसको 11 किलोमीटर दूरी तय करनी है। इसका मतलब 11,000 मीटर। या इसमें सेंटीमीटर में दिया है तो किस में करेंगे? मीटर को फिर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से फिर गुणा कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 11,000 × 100 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में इतनी दूरी तय करनी है। तो एक चक्कर में कितनी तय करता है उसका भाग दे देंगे तो इतना अपनी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही होता है कि एक चक्कर में
एक चक्कर में तय की गई दूरी, ठीक है। इनटू में मान लो आपने n चक्कर लगाए तो टोटल दूरी आ जाएगी ना, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, कितनी तय की है। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल सकते हो आप, कैसे, ये दिया हुआ है इसके लिए n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई कितनी 11,000 इंटू हो जाएगा 100, ये टोटल होगी। यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। तो बताओ एक चक्कर का मतलब हो गया इसकी परिधि ज्ञात करना पूरी, तो कितनी होती है परिधि 2πr, तो 2πr कितना आएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 35 बटे कितना आ जाएगा बच्चों 2, 7 5 35, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, 22 5 110, मतलब एक चक्कर, ये एक चक्कर की दूरी है, कितनी आएगी एक साइकिल में दूरी, डिस्टेंस कितनी आ गई 22 5 110 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था ना, तो यहाँ पे आ गया 110 सेंटीमीटर। अब देखो n की वैल्यू निकालेंगे तो 11,000 बटे आ गया, सॉरी 100 और था इसके अंदर, नीचे क्या आ गया 110, इसको काटेंगे कितना आ गया, ये 0 कट के ये आ गया 100, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 10,000। इसका मतलब इसको 10,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने के, इसके, है ना, तब ये दूरी कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई क्या सभी को। चलिए दोस्तों, तो आपको इसमें बस इतना ही ध्यान रखना है, क्या ये एक चक्कर में दूरी तय करेगा, ये निकालनी है, इसका मतलब आपको परिधि निकालनी है, एक चक्कर की आ जाएगी एक साइकिल में दूरी। ओके, आपको पूछा कितने साइकिल, एक साइकिल में इतनी है, तो आपको पूछे 10 साइकिल में, तो आप क्या करते हो 2πr इंटू 10 ही करते हो, है ना। अगर आपको n पूछे तो आप क्या करोगे 2πr इंटू n चक्कर होगी। इसकी दूरी आपको दे रखी है, जैसे मान लो 11,000 दी थी, 11,000 इंटू 100 हो गया, ठीक है ना, ये चीज यहाँ से आपको ये सॉरी ये 100 था, यहाँ से इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे, ये इसकी n की वैल्यू वैसे निकल जाएगी आपकी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन से एक शंकु काटा गया। देखो दोस्तों, ये देखो क्या होता है, इस प्रकार अपने क्या बनाते हैं, शंकु सॉरी ये बेलन बनाते हैं। ओके, ये बेलन बना लिया। अब यहाँ से ये इसका क्या है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या इधर से यहाँ तक, इसका ये सेंटर है तो इसकी ये त्रिज्या है, और ये इसकी क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी, किसकी वैल्यू h की वैल्यू, ठीक है। अब ये कहता है इसमें से आपने एक शंकु काटा है, इसमें से शंकु काटने का मतलब हुआ आपने इसको इतना काटा है। देखो जब भी अपने शंकु निकालते हैं तो बेलन से निकालते हैं, बेलन का क्या होता है, बेलन का आयतन कितना होता है दोस्तों, पाई r स्क्वायर h होता है टोटल आयतन इस बेलन का, इस वाले का, ठीक है। और इसका शंकु का आयतन कितना होता है, अगर मैं यहां लिखूं शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन तो ये होता है दोस्तों इसी का 1/3, मतलब इसका 1/3 हिस्सा होता है पाई r स्क्वायर h का। ये देखो इसका 1/3 हिस्सा है इसका शंकु का। आपने क्या किया, इस पूरे बेलन में से इस इतने शंकु को निकाल लिया, पूरे को, जितना ये शंकु है, ठीक है ना सारा। इसने बोला है कि शंकु काटा गया यदि शेष भाग का आयतन इतना है, मतलब जो इसके अलावा बच गया अंदर, तो इसका आयतन दे रखा है आपको 4400 सेंटीमीटर क्यूब। आप बोलो सर अगर इसमें से बेलन में से शंकु को घटा दे तो ये क्या बच जाएगा, रिमेनिंग शेष आयतन, वॉल्यूम लिख देता हूँ VOL। ओके, तो आप बोलो सर पाई r स्क्वायर h माइनस में पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h डैश लिख लेते हैं इसकी ऊंचाई। ओके, तो ये आपको निकाल ली है, समझ में आई बात। अब इसमें से ये माइनस कर दें तो ये रिमेनिंग बच गया, रिमेनिंग कितना दिया 4400, बस ये इसके बराबर रखना है। ये इतनी चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है आपको। यहाँ से आपको पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, ओके, यहाँ से h बचेगा, यहाँ से h डैश अपॉन 3 बचेगा, बराबर में कितना है 4400। बस इसमें वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब 10 × 10 कितना हो गया 100। h की वैल्यू कितनी है 21 माइनस h डैश आपको ज्ञात करना है, बटे में कितना 3, यहाँ से कितना आ गया 4400। इसकी कैलकुलेशन करो, 2 0 से 2 0, 22 दूना 44, ठीक है दोस्तों। अब ये 7 है तो ये 7 भाग में इधर लेके जाओ तो गुणा में चला जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 माइनस h डैश बटे 3 आ गया, बराबर में क्या आएगा 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखो ये h डैश माइनस 3, h डैश बटे 3 है, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो h डैश बटे 3 बराबर ये 14 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो, इतना बचेगा 7। तो h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 या 21, कितनी
कितनी आ गई दोस्तों 7 या 21। इसका मतलब इसका आंसर आ गया ए नंबर। ओके, तो बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना है आपको। क्या कि जो भी इसने आपने एक ये बनाया है, क्या ये बेलन बनाया था, इसने बोला इसमें से आपने क्या निकाला, एक शंकु निकाला काट के। ठीक है, ये निकाल लिया। इसके अलावा जो भी आयतन बचेगा उसका आपको क्षेत्र वो आयतन दिया हुआ था, इसको आपने क्या किया, पूरे शंकु का आयतन इतना होता है, सॉरी पूरे बेलन का आयतन, इसमें से आपने 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब शंकु को काटा है वो निकाल दी। इसके बाद जो बचा आयतन वो दिए, उसके बराबर कर दिया आपने। बस आपको लैंग्वेज समझना है, उसको बराबर करना है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्या है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से सबसे छोटी संख्या से 20 अधिक है। देखो दोस्तों, जब भी आपको 3 क्रमागत विषम संख्याएं माननी हो, 4 माननी हो, है ना, तो आप क्या करो, पहली संख्या a, दूसरी क्या हो जाएगी a+2, तीसरी क्या हो जाएगी a+4। 3 ही माननी थी, 1 2 3 होगी। अगर आपको बोले कि सम संख्या मानो, आपने विषम संख्या माननी है, इसका मतलब a की वैल्यू आएगी वो विषम आएगी, देख लेना। ओके, अगर आपने सम माननी है तो भी आपको यही माननी है, a+2 और a+4। विषम का सवाल है तो भी ये माननी है, सम का सवाल है तो भी ये माननी है। ओके, अगर सम का सवाल होगा उसमें a की वैल्यू सम आएगी। जैसे आपने माना पहली संख्या 2 है, ठीक है, सॉरी ये 2 मान लिया अपने विषम सम वाले में, तो अगली संख्या सम कितनी आएगी 4, अगली कितनी आएगी 6, अगली कितनी आएगी 8, अगली कितनी आएगी 10, मतलब 2 का गैप चलेगा। अगर आपने पहली संख्या विषम मानी 1, अगली कितनी आएगी 3, अगली कितनी आएगी 5, इससे अगली 7, इससे अगली 9, इस प्रकार ये सारी विषम आती जाएगी। ओके, तो देखो अब मान लो आपने a मानी, a+2 मानी और a+4 मान ली, 1 2 3 संख्याएं होगी। अब इसने क्या बोला है, इसने कहा है कि सबसे छोटी संख्या से 20 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं का योग जोड़ो, इनको a+2 a+4, इन तीनों संख्याओं का योग सबसे छोटी संख्या कितनी है, ये देखो a प्लस कितना हो गया 20, इससे इतनी अधिक है। तो तीनों संख्याओं का योग, तो आपने तीनों संख्याएं जोड़ ली। आपको लैंग्वेज कनेक्ट करनी है दोस्तों। क्या तीनों से, इसने बोला 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, आपने कर दिया योग, इनमें से सबसे छोटी संख्या से 20 अधिक है, मतलब इन तीनों संख्याओं का योग, इनमें सबसे छोटी संख्या कितनी है a, उससे 20 अधिक है, तो इसके बराबर ही होगा ना, यही बात बोल रहा है। अब यहाँ से सोल्व कर लो, यहाँ से डायरेक्ट a से a काट दो, चाहिए यहाँ पे कितना बचेगा 2a, प्लस में 2 और 4 6, इक्वल टू कितना आ गया 20। यहाँ से 2a बराबर कितना आ गया 14 बच गया। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7, कितनी आ गई 7 आ गई। आपको क्या पूछा है, मध्य संख्या, तो बताओ मध्य संख्या कौन सी है, ये पहली दूसरी तीसरी, तीनों में बीच वाली संख्या कौन सी है, ये है। इसका मतलब a+2 की वैल्यू निकालनी है, तो a+2 कितना आ जाएगा 7 और 2 9 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया 2 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सोहन एक कुर्सी को 7.5% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12.5% कम मूल्य पर खरीदकर 5 रुपए अधिक में बेचा होता तो 30% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोलता है कि एक कुर्सी खरीदी इसने, मान लो 100 रुपए की, 100% में खरीदी, है ना, परसेंटेज में चल रही है चीजें। इसने 7.5% लाभ पर बेचा, इसका मतलब इसने बेचा 107 सही 1/2% में। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं अपने। यदि इसने 12.5% कम पर खरीदता, मतलब ये CP था और ये क्या था SP था, ये कम पर खरीदता, इसका मतलब 100 से 12.5% कम करेंगे तो कितना आएगा 87.5%, और 5 रुपए अधिक में बेचता, इसका मतलब यहाँ से विक्रय मूल्य में अंतर दिए इसने 5 रुपए, ये रुपए में दिए, देखो ये रुपया है ये परसेंटेज है, तो 30% का लाभ होता। इसका 30% जोड़ो तो 130% की वैल्यू निकाल देंगे अपने यहाँ पर। तो ये कैलकुलेटिव थोड़ा सा क्या हो गया ज्यादा, समझ में आई क्या बात सभी को। अपने क्या करेंगे दोस्तों, अपने इसको करेंगे, जैसे मान लो आपने CP मान ला, कोई भी वस्तु का CP मान लिया कितना X रुपये। ओके, ये कहता है 7.5% लाभ पर बेचा है, तो 7.5% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो, 7 दूनी 14 और 1 15/2, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100, 5 दिया 15, 5 से काटा 20, 3 क्या आ गया 40। ओके, इसका मतलब 40 की चीज को कितने में बेच रहा है 43 में, तो 43/40 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। ओके, अब ये कहता है कि यदि वह, ये इसका क्या आ गया SP आ गया, इसका मतलब आपने CP कितना माना दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपने SP निकाल लिया, SP1। ओके, ये माना था CP X रुपये,
इसका 43/20 कर दिया, मतलब 7.5% लाभ बताया इसने बोला, तो आपने वो निकाल दिया। दूसरा ये कहता है कि SP2 बताओ, तो SP2 में ये कहता है कि इसने 12.5% कम पर खरीदता। देखो पहले तो आपके पास क्रय मूल्य इतना था x रुपये, ये कहता है 12.5% कम पर खरीदने का मतलब हो गया 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 1/8 आएगा। इसका मतलब 8 रुपये अगर मैं पहले खरीद रहा था तो अब कितने में खरीद रहा है, एक कम में मतलब 7 में, तो 7/8 हो जाएगा। ओके, ये इसका बढ़ गया क्रय मूल्य। अब ये कहता है कि इसको अगर 30% लाभ पर बेचे तो 130/100 कर देंगे, ये इसका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ से काटो इसको, कितना आएगा 13×7=91 बटे आ गया 80x। देखो अब इसने बोला है पहले इतने में बेच रहा था अब इतने में बेच रहा है, तो 5 रुपये अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब इनका डिफरेंस दिया है। तो 91x बटे कितना आ गया 80 माइनस का 43/40x बराबर में कितना 5 रुपये। ओके, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। अपने करेंगे, देखो जब भी नीचे सेम बनता हो बना लिया करो, तो इसको कितने से गुना करोगी, देखो 2 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये 80 हो गया, तो आपको एलसीएम लेना क्या हो जाएगा आसान। तो 91x माइनस 43 गुना 86 86 अपोन में क्या है 80 आ जाएगा, दोनों के नीचे बराबर में 5। यहाँ से करो कितना आएगा 86 5x बराबर क्या कर दो 80 × 5 कर दो, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना ये इधर आ जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। आपको क्या पूछा है, आपको पूछे इसने वस्तु का लागत मूल्य, तो x की वैल्यू पूछी है तो कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इसमें पूछा है आपको, ये द्विघात समीकरण है, इसमें आपको मूल पूछे हैं इसके, है ना। तो x², देखो जैसे मैक्सिमम पावर होती है उतनी ही मूल आती है, कितनी पावर है 2 पावर है, तो इसके 2 मूल आएंगे, तो देखो 2 दिए हैं। अगर x³ में कोई इक्वेशन होती तो इसके 3 मूल आते, ठीक, इसकी वैल्यू x की 3 वैल्यू आती। अगर x की पावर 4 होगी तो 4, 5 होगी तो 5, ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसको आपको क्या करना है, इसका बेसिक तरीका ये होता है x², इस संख्या को गुणा करो, कितना आएगा 2x², कितना आएगा दोस्तों, इसको बताने के लिए 2x², 2 को इससे गुणा करो, बार वाली संख्या को गुणा कर लिया करो। अब आपको क्या करना है, गुणा करने पर 2x² आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए x आना चाहिए, माइनस का x। आप क्या करो, देखो माइनस का x है, इसका मतलब 2x और x रख लो। अगर आपको प्लस का x चाहिए होता लास्ट में, तो आप क्या करते, इसको प्लस रख लेते, इसको माइनस कर देते, तो 2x में से x गया तो x प्लस का बच गया। लेकिन इसने बोला है क्या, इसके पास इसने बोला है कि माइनस का x बचना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे -2x रख लो, प्लस का x रख लो, तो कितना आ जाएगा माइनस का x। इस प्रकार आपको करना है, इनको देखो गुणा करोगे तो भी माइनस का 2x² आ रहा है। ओके, तो आपने क्या लिखा, माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस संख्या को तोड़ के आपने लिखा है, बाकी ये दोनों संख्याएं सेम लिख दिया। बात समझ आई क्या सभी को। अब आपको 2 के पेयर बना के आपको कॉमन लेना है, इसमें से कितना कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो बचेगा x माइनस का 2। x कॉमन का मतलब x का भाग दिया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे x का भाग दिया तो 2 बचा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 2। अब देखो इस पद और इस पद में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, और बीच में क्या बच गया x प्लस 1 बच गया। यहाँ से कॉमन का मतलब इसमें भाग दे दिए, ये कट गया और ये कट गया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो x प्लस 1 बच गया बराबर में 0। अब देखो x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलो सर 2 आएगी। x प्लस 1 को अगर 0 करना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, x बराबर माइनस का 1, क्योंकि 2 संख्याओं का गुणा 0 तभी हो सकता है जब एक संख्या 0 हो। जैसे मान लो 2 × मैंने लिखा 0 तो 0 होगा, 0 × 2 लिखूँ तो भी 0 होगा, 0 × 5 लिखूँ तो भी 0 होगा, 5 × 0 लिखूँ तो भी 0 होगा। इसका मतलब अगर इनका गुणा 0 है तो दोनों में से एक संख्या जरूर 0 होनी चाहिए, है ना। इसके लिए अपने को नहीं पता कौन सी 0 होगी, तो अपने x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कर लिए तो x की वैल्यू आ गई 2, x प्लस 1 को भी 0 के बराबर करके देख लिया, 2 कंडीशन बना ली अपनी, है ना, x की वैल्यू आ गई -1, तो इसका आंसर आ गया ये देखो। ओके, अब अगर आपको क्या करना हो दोस्तों, इसको डायरेक्ट सोचना हो, क्या करना हो, इसको अगर डायरेक्ट सोचना हो कि सर हमें इतना लंबा नहीं करना, आप क्या करना है, ये चीज तो आपको सोचनी पड़ेगी, क्या x² माइनस x माइनस का 2 इक्वल टू 0 है। इसको ऐसे तोड़ो कि गुणा करने पर 2x² आए और क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर -x आए। यहां से आप 2x लिखो और 1x लिखो, इसके बजाय 2 लिख लो, क्योंकि इनके साथ x आना ही है और जो वैल्यू आई x की आई है। तो देखो 2 और 1 लिखा आपने, ये चीज आपने टुकड़े कर ली इसकी। अब इसको माइनस रखना है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रखोगे ना। ओके,
इसको माइनस रखना था तो या माइनस का 2 रखेंगे, यहाँ पे प्लस का 1 रखेंगे। देखो गुणा करने पर -2 प्लस या माइनस करने पर माइनस का 1 बच रहा है, यहाँ पे 1 रहा है ना गुणा में। अब आपको क्या करना है, जो भी चिन्ह इसके अकॉर्डिंग बना लिया इसका विपरीत चिन्ह कर दो बस। अब इसका चिन्ह पलट दो, इसका प्लस माइनस है तो प्लस कर दो और प्लस है तो माइनस कर दो, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये देखो यहाँ से इसका आंसर उल्टा आ रहा है ना। ये पूरा प्रोसेसर होता है, ये इसका ट्रिक है। जो भी इसके अकॉर्डिंग पहले आंसर बना लो, फिर इसका जो चिन्ह आए उसको चेंज कर दो। बात समझ आएगा। जैसे मान लो x² माइनस का आपका दे दिया 5x प्लस का दे दिया 6 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन दे दी। आपको इसको तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे? आप बोलोगे सर गुणा करने पर 6 आना चाहिए। देखो दोनों का गुणा किया 6x², और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए 5। तो आप बोलोगे सर 4 1 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, 3 2 बन सकता है। आप कुछ भी बना लो, 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, आपको पता है 5 इससे बनेगा। लेकिन 4 और 1 या 1 4 लेंगे तो 4 एकम 4 ही बना है, तो 4 नहीं, अपने को 6 चाहिए, तो इनका गुणा करने तो 6 आ रहा है। समझ गए ना बात? अब आप क्या करो, यहाँ देखो दोनों को जोड़ने पर दोनों को माइनस लेंगे तब माइनस के 5 आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं ना। देखो माइनस के 5 हो गए और इनको गुणा करेंगे तो प्लस के 6 बन गया। बस अब क्या करो, इसका चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो 3 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको करनी है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए। देखो जब भी चुनाव होता है आपको 100% मत लेके चलने की। टोटल वोट कितने थे 100, इसमें से एक अमन को मिले कितने 65%, इसका मतलब इसको 65% मत मिले। तो बताओ दूसरे मत कितने मिले होंगे, जो बच गए इसको मिले होंगे, 2 ही उम्मीदवार है। तो दूसरे कुछ नाम नहीं बोला तो अपने ऐसे लिख लेंगे, लॉस्ट वाला लिख देंगे यहाँ पे। ओके, 3000 मतों से विजयी रहा कौन, तो ये 65% मत प्राप्त तो यही जीता होगा। तो यहां देखो वो तो 3000 मतों से विजयी रहा है, किससे, मतों से। लेकिन परसेंटेज में कितने मतों से, कितना डिफरेंस है इनका, देखो कितना है। आप बोलोगे सर 0 ये 3, तो 30% का डिफरेंस आ गया, किसका, टोटल का 30। ये टोटल का 65% है, ये टोटल का 35% है, तो ये भी टोटल का 30% आएगा। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 3000। आपको 100% की चाहिए, क्यों, आपने टोटल वोट माने थे 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो। तो 3000 बटे 30 इंटू में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0 कट गया, 3 से इसको काटा तो 100 आ गया, 100 से गुणा किया 100 को तो 10,000 आ गए। तो आपके टोटल गांव के वोट थे 10,000, ये नहीं है, ये 1 लाख है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाती है। अब ये सवाल अच्छा है समझने के लिए। एक नाव धारा में ए से बी जाती है, धारा की दिशा में, मतलब ए से बी की ओर धारा बह रही है ऐसे। अब देखो आप कभी नहर में या कहीं नहाए हो, है ना, आपने देखा होगा कि जिस दिशा में पानी चलता है, धारा बहती है, नहर चलती है, उस दिशा में आपको जाना आसान होता है। इसका मतलब हुआ आपकी स्पीड भी हुई और किसकी हुई, धारा की स्पीड भी हुई। धारा की स्पीड आपको खींच के ले जाती है ना धारा की दिशा में। लेकिन जब आप धारा के विपरीत चलते हो, मतलब पानी के उल्टे बहाव की ओर चलते हो, तो आपको बहुत ही मुश्किल होता होगा। इसका मतलब आपकी स्पीड को वो रोकती है, मतलब माइनस करती है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, नाव की चाल होगी तो इसको एन से लिखेंगे, ये एन। धारा की चाल होगी इसको डी से लिखेंगे, डी फॉर धारा, एन फॉर नाव, है ना, सीधा सीधा ध्यान रखो। अगर आपको बोलेगा धारा की दिशा में तो प्लस करना है इन दोनों को, धारा की विपरीत दिशा करेंगे तो माइनस करना है। ये अपने आप दिमाग में रखना है। कैसे, कि अगर मैं धारा की दिशा में जाऊंगा तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, है ना, आपको आसानी होगी। अगर विपरीत दिशा में जाओगे आप उल्टी दिशा में, तो इसको माइनस करेगा ना, आपको रोकेगा। ये 4 चीजें अगर आपको पता है तो आप सारी चीजें निकाल सकते हो, इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। मान लो इसने बोला ए से बी जाकर धारा के विपरीत दिशा में मध्य बिंदु सी पर पहुंचने में 19 घंटे लगते हैं। इसका मतलब हुआ कोई व्यक्ति ए से बी गया, वापिस फिर चला यहाँ से ए से बी जाने में इसको कम टाइम लगा होगा। क्यों, क्योंकि धारा की दिशा है। अगर वापिस इधर चलेगा, यहाँ से इधर गया तो इसको आसानी हुई, इधर आएगा वापिस, तो कहाँ पर मिला, ये मिड पॉइंट इसने मान लिया सी, यहाँ सी पर पहुंच गया। ओके, तो सी पर पहुंचा है तो इसने बोला है मिड पॉइंट। इसका मतलब इधर भी दूरी और इधर की दूरी सेम होगी, है ना। इधर 5 किलोमीटर है तो इधर भी 5, इधर 10 है तो इधर भी 10, इधर 100 है तो इधर भी 100, इधर 1 है तो इधर भी 1। ये बात समझ में आ गई होगी। अपने क्या करते हैं, इधर भी डी मान लेते हैं, इधर भी डी मान लेते हैं। ओके, अगर पूरी को डी मानेंगे ना तो फिर वो फ्रैक्शन में जाएगी। अब पूरी कितनी होगी, 2d हो जाएगी। बताओ ए से बी की टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 2d होगी। क्या बात समझ आई है कैसे बी को? ठीक है दोस्तों, तो अब इसने क्या किया, ए से बी तक गया ये बंदा पहले, तो कितनी दूरी तय की होगी यहाँ से यहाँ तक,
आप बोलोगे सर डी और डी 2D तय की होगी। ओके, अब इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल है, धारा की दिशा में गया है तो चाल कितनी हो जाएगी? देखो यहां से n की चाल दे रखी है कितनी? 14। डी धारा की चाल कितनी है? 4 दे रखी है। देखो नाव की चाल 14 किलोमीटर हो, धारा की चाल 4 किलोमीटर हो, तो कितनी हो जाएगी? n प्लस डी धारा की दिशा में 14 और 4 18। ये कितनी हो जाएगी? 14 में से 4 गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, इनके साथ सभी के साथ। ओके, ये चीज आएगी। ये बात समझ में आएगी सभी को? अब धारा की दिशा में जा रहा है तो दूरी बटे क्या आएगा? स्पीड, तभी टाइम निकलेगा ना, क्योंकि कुल इसने 19 घंटे दिए हैं कि दोनों इधर से यहां जाने में और यहां तक आने में वापस, इसको कुल 19 घंटे लगे। तो यहां तक देखो ये गया धारा की दिशा में, कितना टाइम लगा इसको? कितना? धारा की दिशा में तो इसके नीचे चाल आएगी धारा की दिशा की चाल, तो कितनी होगी टोटल? 18 होगी। ओके, प्लस में अब ये यहां से यहां गया, वापस यहां से यहां तक आना है, तो ये विपरीत दिशा में आ रहा है। इसका मतलब ये डी दूरी तय कर रहा है आपकी बार, यहां से यहां तक ही आ रहा है। ये देखो इतनी दूरी, कितनी चाल होगी? आप बोलोगे सर 10 होगी। क्यों? धारा की विपरीत दिशा में कितनी है? 10। बराबर में टोटल टाइम कितना है? 19 घंटे। ये देखो दूरी बटे चाल टाइम होता है, दूरी बटे चाल टाइम होता है, तो टोटल टाइम दोनों में 19 घंटे लगे। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो। 10 दूना 20 का डी प्लस 18 एकम 18 डी बटे में क्या आएगा? 18 180। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 180 × 19 कर देता हूँ। ओके, अब 18 और ये कितना हो गया? 38 हो गया। 38 डी बराबर कितना हो गया? 180 इंटू हो गया दोस्तों 19। 38 को इससे काटो, 19 दूना 38, 2 से इसको काटा कितना आ गया? 90। इसका मतलब डी की वैल्यू आ गई 90। आप बोलोगे सर इसका आंसर आ गया 90, लेकिन बच्चों इसने पूछा है कुल दूरी, इसका मतलब ए से बी। ए से बी कितनी है? डी और डी 2D है, तो 2D निकालो यहाँ से, कितनी हो जाएगी? 180 किलोमीटर। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। कमल का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु के 1 से 1/4 गुना है। ठीक है दोस्तों, देखो कमल का विवाह 6 साल पहले हुआ था। ठीक है, अब देखो आपके पास एक प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया ये पास्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फ्यूचर लिखेंगे। जो भी चीज दी है इन तीनों को कनेक्ट कर लेंगे अपने। ओके, कमल का विवाह 6 साल पहले हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1 से 1/4 है। 1 से 1/4 को हल करो, 4 एकम 4 और 1 5/4। समझ में आ गई क्या बात? सभी को आ जाएगी ना? इसका मतलब विवाह के समय 4x थी तो अब कितनी हो जाएगी? 5x। 4x थी तो अब कितनी हो जाएगी? 5x। इसका मतलब ये x बड़ा है, तो बताओ x की वैल्यू बड़ी है तो कितनी बड़ी है? ये बोलेगा 6 साल का अंतर है। देखो जब इसका विवाह हुआ था, ये पास्ट का तब है ना, अब प्रेजेंट कितनी होगी? 5 है, तो x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब इसकी वैल्यू 24 और इसकी कितनी हो जाएगी? 30। ओके, अब देखो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 है। अब ये किसकी आयु की बात कर रहे थे अपने? कमल की। अब इसके पुत्र की आयु इसकी आयु की 1/10 है वर्तमान में, तो इसके सन की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ से 30 निकाल लो, 30 का 1/10 करो, है ना, तो कितनी आ जाएगी? 3 साल। अब ये कहता है तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु बताओ। ये देखो ये प्रेजेंट की चल रही है, प्रेजेंट की, है ना, पुत्र की आयु, ये इसके पिता की कमल की आयु है। 5 साल बाद करेंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा, तो 5 कितना हो जाएगा? 8 साल इसका आंसर आ जाएगा 5 साल बाद। अगर पूछता 2 साल पहले तो कितनी होती इसकी? 1 वर्ष। बात समझ आएगी क्या? तो ये पीछे चले जाते हैं। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको इस प्रकार कर सकते हो। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला आप लगा के इसको अच्छे से कर सकते हो। अगर इसके अंदर आपको ये चीज करनी हो क्या, और भी कर सकते हो आप। पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। इसने बोला है विवाह के समय आज उसकी आयु x वर्ष है, तो इसकी विवाह के समय कितनी हो जाएगी? x - 6, क्योंकि 6 साल का अंतर है ना विवाह में। अब ये कहता है आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की 1 से 1/4 है, मतलब 5/4 होगी। विवाह के समय कितनी थी? x - 6। विवाह के समय की आयु की 5/4 है आज उसकी आयु। आज कितनी है? x। तो ये बराबर कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर x की वैल्यू वही आएगी। ओके, उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसके बाद इसका 1/10 करेंगे तो इसकी आ जाएगी, 5 जोड़ देंगे तो, है ना। ये आपको कर सकते हो। आप बताऊं क्या? यहां से देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस आ गया 30, 5 के 30, और ये आ गया 4x। इधर आ गया x की वैल्यू आ गई बच्चों 30, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ये कमल की आयु आ गई। इसका 1/10 करेंगे तो ये सन की आ गई, तो कितने साल आ गई? सन की 3 में 5 ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 8 साल आ जाएगी। ओके, तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए, आप जो मर्जी तरीका इसमें कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है।
कोस 21 डिग्री बराबर x बटे वाई है, तो कोसेक 21 डिग्री माइनस कोस 69 डिग्री बराबर क्या होगा, ये ऑप्शन दी हुई है। देखो दोस्तों, ये होता है जो किसका है, किसका सवाल है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। अपने पास ये होता है समकोण त्रिभुज से सवाल होता है हमेशा। ये किससे होता है, समकोण त्रिभुज से। इसका मतलब ये ए, ये बी और ये सी मान लो। अगर ये 21 डिग्री है, 21 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा कोण, आप बोलोगे सर तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको मान लो कि निकालना हो तो 90 और 21 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा 111 डिग्री। 180 में से दो कोण 111 डिग्री हो गए टोटल, तो तीसरा कितना बचेगा 69 डिग्री, तो ये कितना आ गया 69 डिग्री। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग देखो कोसेक 21 निकालना है और कोस 69 निकालना है। अब ये बात आपको ध्यान देनी है, कैसे निकालना है, बस इतनी चीज देखनी कि कौन सी चीज कब लेनी होती है। एक बार समझ गए तो आप हर सवाल कर लोगे साहब, ऐसे सवाल भी आपके आते हैं, बढ़िया सवाल है ये। देखो, जब मैंने कोण लिखा है कोस सी 21 डिग्री, इसका मतलब कोस को अपने लिखते हैं, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ लाल बटे कक्का, सभी ने पढ़ा हुआ, ये तो छोटी कक्षा में 10th क्लास में हमेशा पढ़ाते हैं। इसका मतलब है ये लंब बटे कर्ण आएगा तो साइन, आधार बटे कर्ण आएगा तो कोस, लंब बटे आधार आएगा तो टेन, और इसका उल्टा करेंगे तो आधार बटे लंब आएगा तो क्या आएगा कोट, फिर ये क्या आएगा, क्या आएगा इसका उल्टा आएगा कोस का उल्टा सेक, ठीक है, और ये साइन का उल्टा कोसेक आएगा, कर्ण बटे लंब होगा। तो यहां देखो क्या है कोस 21 डिग्री, इसका मतलब ये कोण लिया है। ओके, इसका मतलब ये क्या आएगी, आप बोलोगे सर ये आएगा, देखो कोस का ये है खाना, कोस आधार बटे कर्ण, इसका मतलब ये आधार है तो ये क्या है कर्ण है, कर्ण है। कर्ण कौन सा होता है, ये आधार लंब कर्ण, ये आधार लंब कर्ण, कर्ण तो हमेशा यही होगा, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहते हैं, किसके अकॉर्डिंग, अपने कौन सा कोण ले रहे हैं, 21 डिग्री लेंगे इसके अकॉर्डिंग अपना लंब ये होगा, है ना, आधार ये हो जाएगा। फिर अगर ये कोण लेंगे इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। जो कोण ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, जैसे ये कोण है इसके सामने वाली भुजा ये है, ओके, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां से इसका क्या हो गया, ये y हो गया कर्ण, ये आधार है किसके अकॉर्डिंग 21 डिग्री के अकॉर्डिंग, कितना x, 21 डिग्री के अकॉर्डिंग ये लंब है तो ये है आधार, तो कितना आएगा x। अगर आपको ये निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर में होता है दोस्तों आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। अब यहां से कर्ण स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो तो y कितना हो जाएगा, ये y स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू y है ना, आधार कितना है x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आपको निकालना, l लिख दिया मैंने, यहां से ये x फिर इधर जाएगा तो l स्क्वायर बराबर आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, l की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको इसने पूछा है, अब आपने इस चीज को यूज करके ना सारी चीज निकाल ली, जो भी चीज निकालनी थी। ओके, अब आपको कोस 21 डिग्री निकालना है, इस कोसेक सॉरी, तो कोसेक कैसे निकालोगे, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब आएगा कोस 21 कोसेक 21 डिग्री, तो कोसेक 21 डिग्री के अकॉर्डिंग देखो कर्ण कौन सा होगा, कर्ण तो हमेशा y होगा। ओके, और नीचे कर्ण बटे लंब आएगा k बटे l, समझ में आ गई ना बात। ये कोसेक निकालने अपने कोसेक 21 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कर्ण कितना है y, लंब कितना है, देखो 21 डिग्री अकॉर्डिंग लंब ये है, देखो जो कोण ले रहे हैं ना यहाँ पे, देखो कोण कितना 21 है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ये ध्यान रखना आपको। ये तो कर्ण होगी, इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, तो ये कौन सी बच गई आधार। ओके, तो ये कितनी आएगी y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब दूसरी बात देखो, ये इसको हल कर लिया आपने, इसको देखो कोस 69 डिग्री, अब की बार आपने कोण लेना कितना 69 डिग्री। अब ये कोण लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये, तो ये क्या हो जाएगी, इस कोण ये लिए तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब, तो ये कौन सा हो जाएगा आधार। तो कोस के लिए क्या आता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देखो, ये तो हो गया लंब, तो ये हो गया आधार, तो ये हो गया दोस्तों y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन क्या हो गया आधार, सॉरी कर्ण कितना आ जाएगा y। बात समझ आई है ना सभी को। अब बस इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y का y से करेंगे तो y स्क्वायर, इसका इससे करेंगे, सेम है ना दोनों, तो क्या बचेगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख लो, नीचे आ जाएगा y और y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ से देखो y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर बटे में आ जाएगा दोस्तों y इंटू वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये y स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस क्यों हो गया, ये देखो बार माइनस लगा है ना इसके ब्रैकेट के,
तो ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे वाई क्या आ गया, एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर बटे वाई ये आएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई, वाई माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये आएगा। ओके, ये ध्यान देना है आपको। तो ये अच्छा सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है। आपने अगर इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको चीज़ समझ में आएगी। वैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ। और जैसे मान लो आपको साइन 60 डिग्री दे दिया, कितना 4/5, समझ आ गई ना बात, 4/5 कितना दे दिया 5 है। अब देखो यहाँ से आप फोर बनाओ, ये त्रिभुज बना लिया, ये त्रिभुज हमेशा बनाना है आपको। इसका मतलब आपने इसको 60 डिग्री मानना है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। ओके, अब देखो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग साइन के लिए क्या आता है, लंब बटे क्या आता है कर्ण, लाल बटे कक्का लिख लिया करो साइड में से, कोई शंका नहीं है इसमें अपने को। ओके, लंब बटे कर्ण मतलब ये आ गया, इसका मतलब ये लंब है किसके अकॉर्डिंग, इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग, कितना ये 4 आ गया, ये कर्ण 5, तो ये कितना आएगा 3। देखो 3 4 5 ये ट्रिपलेट होते हैं। वैसे इसको निकालोगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3। ओके, अगर आपको मैं यहां से पूछूं साइन 30 डिग्री बताओ, आप बोलोगे सर ये तो सेम ही आएगा, लेकिन यहाँ बच्चों 60 डिग्री है, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग बताओ लंब कितना आएगा, लंब बटे कर्ण आएगा ना। देखो तो 30 डिग्री है, इस कोण के जो कोण लिए उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये कितनी आ गई लंब 3, तो कर्ण कितना है 5 आ गया। अगर मैं आपको पूछूं कि कोस 60 डिग्री बताओ, तो आप बोलोगे सर आधार बटे कर्ण आना है। अब देखो कोस 60 डिग्री, तो आप कोण देखो कौन सा 60 डिग्री ये लिया, इसके सामने वाली भुजा ये है, तो आधार ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी लंब। आधार कितना है 3 ये रहा, तो यहाँ पे क्या पूछा आधार, तो ये आ गया आधार। कर्ण कितना है वो 5 आ गया। आई क्या बात समझे, ठीक है ना। इस प्रकार आपको चीजें निकालनी है, अलग अलग होगी ना, तो ये ध्यान देना आपको। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज पी क्यू आर, ये एक त्रिभुज है दोस्तों पी क्यू और आर, इसका कोण दे दिया P 60 डिग्री, ये कोण नहीं दिए। आपको पी क्यू दे दी 3 सेंटीमीटर और पी आर दे दी कितनी 4 सेंटीमीटर। आपको पूछे इसका क्षेत्रफल बताओ। देखो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ना, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। देखो दो भुजाएं दी होगी, इनके बीच का कोण दिया होगा, दो भुजाएं दी है, इनके बीच का कोण दिया होगा तभी निकाल पाएंगे। अगर ये कोण दिया होता 60 डिग्री, ये ना दिया होता तो अपने नहीं निकाल पाते। ओके, तो ये आ गया 60 डिग्री, तो 1/2 गुना पी क्यू इंटू पी आर, दोनों भुजाओं का गुणा इंटू में साइन थीटा, कितना साइन थीटा, यहाँ रखो 1/2 पी क्यू कितना 3, पी आर कितना 4, ये देखो पी क्यू 3 पी आर कितना 4, साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री, दोनों भुजाओं के बीच में कोण कितना है 60 डिग्री। ये साफ लिख देता हूँ मैं, ये आ गया 60 डिग्री। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से 2 तिया 2 दुआ 4, 3 दुआ 6, इंटू में साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये आपको टेबल से याद होगी, 2 तिया 6, तो 3√3 इसका आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये हो गया C नंबर आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बस इसमें ये ध्यान रखना है कि दो भुजाएं दी हो तो इनके बीच का अगर कोण दिए तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। तो आज के लिए दोस्तों आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको मैंने जो भी क्वेश्चन करवाए हैं, आज आपको क्वेश्चन देख के मजा आया होगा कि ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से करोगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, है ना। आप ये मत देखना कि सर टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है। आज कुछ सवाल ऐसे थे, 1-2 सवाल ऐसे हैं जो थोड़े टफ थे, लेकिन आपको सिंपल सवाल के साथ में आपको थोड़ा सा टफ सवाल भी करते रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल प्लस टफ दोनों ही चलने चाहिए थोड़े से, क्योंकि आज तो एक ही सवाल आया टफ। क्योंकि अगर टफ करते रहोगे तो अगर अचानक वहां पर एक ऐसा सवाल आ गया जो आपको थोड़ा सा मुश्किल देता है, तो आप ऐसे सवाल किए होंगे तो आपको वहां पर दिक्कत नहीं आएगी। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।